नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। यद्यपि मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमने एक लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया, परंतु इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मौजूद है और उसका अध्ययन हम कर रहे थे पिछली कक्षाओं में। आज हम उसी क्रम को जारी रखेंगे। सामान्यतः हम संविधानों को दो भागों में बांटते हैं, एक निर्मित संविधान और दूसरा विकसित संविधान। विकसित संविधान वे संविधान होते हैं जो एक लंबे ऐतिहासिक विकास क्रम से विकसित होते हैं। जैसे इंग्लैंड का संविधान को हम विकसित संविधान के रूप से जानते हैं। निर्मित संविधानों में हम उन संविधानों को लेते हैं जिनका निर्माण एक निश्चित समय में एक सभा द्वारा किया जाता है। जैसे भारत का संविधान एक निर्मित संविधान है, इसका निर्माण एक संविधान सभा द्वारा निश्चित समय में हुआ। विकसित संविधान वे संविधान होते हैं जो एक लंबे ऐतिहासिक विकास क्रम के परिणाम होते हैं। जैसे इंग्लैंड के संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं कि इंग्लैंड में एक लंबा ऐतिहासिक विकास क्रम मौजूद रहा, जिसकी वजह से वहाँ परंपराओं और अभिसमयों की पुष्टि हुई और लंबे समय में उन्हें मान्यता मिली और वे संविधान के अभिन्न अंग बन गए। जैसे अगर हम इंग्लैंड के 1000 साल के संविधान का अध्ययन करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि इंग्लैंड में दो बातें हो रही थी। पिछले 1000 साल के जो संवैधानिक विकास है उसका निचोड़ ये है कि दो बातें हो रही थी। एक, ब्रिटेन में राजा की शक्तियां धीरे धीरे कम हुई और संसद को शक्तियां बढ़ती गई। दूसरा, संसद का प्रतिनिधियात्मक चरित्र विकसित होता गया, यानी संसद में पहले जहां विशिष्ट वर्ग के प्रतिनिधि ही होते थे, धीरे धीरे वहां जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बनने लगे। और ये ऐतिहासिक विकास क्रम इंग्लैंड में 1000 साल के दौरान अस्तित्व में आया। भारत के संविधान को हम एक निर्मित संविधान मानते हैं इस रूप में कि भारत का संविधान एक निश्चित संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय में बनाया गया और निश्चित समय में लागू किया गया। परंतु ये बात समझना कठिन है, ये बात समझना गलत होगा कि भारतीय संविधान की भी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है। इसी संदर्भ में हम आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीस इंडिया एक्ट, 1813 के अधिनियम की हम चर्चा कर चुके थे और मैं आपको पहले व्याख्यानों में ये बात बता चुका था कि भारत के संविधान की भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विद्यमान है और ये पृष्ठभूमि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुई। हम रेगुलेटिंग एक्ट और पीस इंडिया एक्ट की चर्चा कर चुके थे। अब 1800 मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित किए गए और विभिन्न एक्टों के माध्यम से वे हम पर लागू रहे। तो 1813 का जो एक्ट बना ब्रिटिश संसद द्वारा, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और पहली बार ब्रिटेन के सभी नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। मैंने आपको कहा था कि जब कंपनी की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में, तो इसी बात पर एक अधिकार था कंपनी का कि वह भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार वे स्वयं खुद ही करेगी। ये उसका एकाधिकार था। उस एकाधिकार को 1813 के अधिनियम में खत्म कर दिया गया। इसके ठीक 20 साल बाद 1833 में एक और अधिनियम पारित किया गया ब्रिटेन की संसद द्वारा। उसमें ये बात निर्णय ली गई कि बंगाल के गवर्नर को, जनरल को, जो बंगाल का 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल माना गया। उसके बाद पहली बार 1833 के अधिनियम में ये बात कह दी गई कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा और इस तरह सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया। गवर्नर जनरल के विधिक कार्यों और दूसरे कार्यों में सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई। रेगुलेटिंग एक्ट में उसकी सदस्य संख्या 4 थी। आगे 1833 के अधिनियम में एक सदस्य और बढ़ाया गया जिसे विधि
सदस्य के रूप में जाना जाता था और वो गवर्नर जनरल को विधि के मामलों में परामर्श देता था। इस एक्ट में ये भी बात कही गई कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर किसी भी सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये था कि जो सरकारी नौकरियां हैं वह सभी समाज के सभी वर्गों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोल दी गई। और साथ ही साथ इस एक्ट का एक और निर्णय ये था कि भारत में से दास प्रथा को समाप्ति की दी गई। तो इस तरह 1833 का जो अधिनियम है वह संक्षेप में एक जो बातें बता रहा है वह ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई उसके विधिक मामलों में सहायता देने के लिए, और साथ में यह भी निर्णय किया कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद जो निर्णय लेगी वह ब्रिटेन की संसद उसे अस्वीकृत कर सकती है। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में किसी भी तरह की अयोग्यता, चाहे वो धर्म की हो, जन्म स्थान की हो, वंश हो या वर्ण की, वह समाप्त कर दी गई। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी के लिए कोई भी धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर अयोग्यता को नकार दिया गया और साथ ही साथ दास प्रथा की समाप्ति की गई। इसके ठीक 20 साल बाद एक और अधिनियम पारित किया गया, 1853 का अधिनियम, जिसमें पूरे भारत के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी। उसमें 12 सदस्य रखे गए और साथ ही साथ इस विधान परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसे गवर्नर जनरल चाहे तो रद्द कर सकता है। तो इस तरह भारत में इन विभिन्न एक्टों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन की संसद अपना नियंत्रण बढ़ा रही थी और साथ ही साथ भारत के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को उत्तरदायी बनाने की कोशिश की गई। परंतु फिर इसी क्रम में 1853 के बाद 1857 में पहली क्रांति हुई भारत में, जिसे पहली स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। और उसका मूल कारण कंपनी का कुशासन और अव्यवस्था थी भारतीय प्रदेशों में। और हम सब ये बात जानते हैं कि इस क्रांति का श्रीकरण शुरुआत में अंग्रेज़ों की छावनियों से ही, सैनिक विद्रोह के रूप में अंग्रेज की छावनियों से शुरू हुआ और बाद में संपूर्ण जनमानस मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लामबंद हो गए। यद्यपि ये क्रांति असफल रही, परंतु इस क्रांति का सबक बड़े और इस क्रांति के परिणाम बड़े दूरगामी रहे। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि अब तक भारत पे राज ईस्ट इंडिया कंपनी का था और ब्रिटेन की संसद समय समय पर कानून बनाकर उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से लागू करवाती थी। 1857 की क्रांति के बाद जो बड़ा परिवर्तन आया कि राजकाज का जो काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस ले लिया गया। अब ब्रिटेन की संसद भारत पे सीधे राज करने लगी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो अब तक भारत पे राज कर रही थी उसे खत्म कर इस